1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बना और फिर 2013 में जिस तरीके की मैं समझता हूं कि 2006 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आई थी और जिन लोग उस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को चला रहे थे वो कौन लोग, जिहादी लोग थे, सबको मालूम है रहमान साहब क्या काम करते हैं और क्या है वो। तो उन्होंने किस तरीके से इसको एक कानून में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, वक्फ प्रॉपर्टी कानून, इसकी कुछ हिस्ट्री जो है मैं समझता हूं आजादी से पहले की भी है, उसके बाद हुआ, फिर 56 में हुआ, फिर 95 में। लेकिन आज ये देश के लिए खतरनाक क्यों है और क्या सेकुलर भारत के अंदर इस किस्म का कोई कानून बनाया जा सकता है? ये तो हम जानते हैं पुरानी सरकारों ने सब कुछ करा, लेकिन देश को अवेयर करना, देश को सही तथ्यों पे सही बात बता देना, उसके बाद देश तय करेगा कि हमें इसके बारे में क्या करना है। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, आज उस वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो 2013 में कानून बना, उसकी बारीकियां क्या हैं और उसमें देश को और इस राष्ट्र को क्या खतरा है, इस बारे में तफसील से विस्तार से बताएंगे विष्णु शंकर जैन जी। आपने अपने इस वकालत के समय में से समय निकाला और आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको बुलाएं और वो समस्या लोगों को आसान शब्दों में समझा सके। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है उसको जिस भाषा में आप समझाते हैं वो इतनी आसान भाषा होती है कि एक आम आदमी को समझ में आता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, आप अपनी बात रखें। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। हम सबके गुरु, जगत गुरु, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में मेरा नमन। हिंदू हृदय सम्राट माननीय पुष्पेंद्र कुलशेखर जी ने, आपने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं वक्फ एक्ट 1995 पे अपनी बात रखूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि आज मैं आपके चैनल पे अपनी बात रख सकता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होगी अपना जो रिसर्च है, जो डेटा है, जो अपना काम है, वो आपके और आपके दर्शकों के साथ शेयर करके, और उम्मीद करूंगा कि जो रिसर्च हमने की है ये इस देश का समाज, इस देश की कौम आगे लेके जाएगी, और जो बात हम रख रहे हैं वो लोगों तक जाएगी, और जो इनजस्टिस हो रहा है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा उसको लोग रेक्टिफाई करने के लिए आवाज उठाएंगे। सबसे पहले वक्फ एक्ट 1995 की जो आपने बात रखी है, इसमें मैं बताना चाहता हूं, इसमें बहुत रिसर्च हुई है वक्फ एक्ट 1995 और उससे पहले। और अगर वक्फ का हम कॉन्सेप्ट समझें, मैं सारी धाराओं पे आऊंगा, सबसे पहले मैं मूलभूत समझाना चाहता हूं कि वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है। वक्फ वही कर सकता है जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जो उसका ओनर हो, जिसके पास उसकी क्लियर ओनरशिप है, वही वक्फ को डेडिकेट कर सकता है अल्लाह को। और जब ये मैं इस्लामिक लॉ की बात कर रहा हूँ, शरिया लॉ की बात कर रहा हूँ, और जब वक्फ डेडिकेट हो जाता है अल्लाह को, उसके बाद उस आदमी का राइट उस प्रॉपर्टी से खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है, उसके बाद वो उसको टच भी नहीं कर सकता। तो इसमें दो जजमेंट्स हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जज थे माननीय जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब, उन्होंने दो बहुत ही लर्नेड जजमेंट्स दिए हैं इस पे, और उसका साइटेशन भी बताऊंगा कि कोई भी दर्शक उसको गूगल पे भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। पहला जजमेंट है महमूद हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 23 फरवरी 2018 को डिलीवर हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। जस्टिस सुधीर अग्रवाल इसके ऑथर हैं। और दूसरा जजमेंट है मैसर्स रामेश्वर राम गोपाल वर्सेस 10th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कानपुर। ये 2013 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 13671 पे मौजूद है। ये दो जजमेंट्स हैं। अब इसमें इन दोनों जजमेंट से बात क्या निकल के आती है, मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उसके बाद वक्फ एक्ट पे आऊंगा। सबसे पहली बात, जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब जो जजमेंट के ऑथर हैं, उन्होंने वक्फ का कॉन्सेप्ट निकाला कि वक्फ का कॉन्सेप्ट है क्या, और उन्होंने ये कहा है, पैरा 9 पे मैं उसको पढ़ के बता भी देता हूँ, सरल भाषा में समझा भी दूंगा, दैट द क्रिएशन ऑफ वक्फ was held valid and lawful by Prophet Muhammad. It is said that this rule was laid down by Prophet Muhammad, Prophet himself, and handed down in succession by Ibn Abu Nafi and Ibn Umar. Umar got piece of land in Khaybar. उमर को एक जमीन का टुकड़ा मिला था खैबर में, whereupon he came to the Prophet, और उन्होंने प्रॉफिट से आके पूछा कि क्या इसका मैं क्या करूं, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, इफ यू लाइक यू मे मेक अ वक्फ ऑफ इट, आप इसका वक्फ बना ले एज इट इज and bestow it in benefication. Omar thereupon bestowed it in charity on his relatives, the poor and the slaves, and in the path of God and the travelers, in a way that the land itself might not be sold nor conveyed
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमर ने कहा कि उन्होंने ऐसी वक्फ बनाई कि ना वो बेची जा सके, ना कन्वे करी जा सके गिफ्ट से, ना इनहेरिट की जा सके। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति हो जाती है तो आप उसको किसी तरह से एलिनिएट नहीं कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑलरेडी जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक लॉ के स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखा हुआ है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपने जजमेंट में वो सारे बुक्स और कमेंट्रीज को रेफर करके यहाँ पे लिखा है। इसके बाद इसमें कैलकाटा हाईकोर्ट का भी बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट है। तो पॉइंट जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अब इस परिप्रेक्ष्य में आज के मौजूदा वक्फ एक्ट को देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे वक्फ एक्ट 1995 एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने। और अगर मुझे जरा सी इजाजत दें तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैं वक्फ एक्ट का देना चाहूंगा, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया था, तो लोगों की नॉलेज के लिए भी ये जरूरी है कि ये वक्फ एक्ट का ओरिजिन कहां से हुआ और ये आज इसकी क्या स्थिति है। तो जो मैंने आपको बताया इस्लामिक लॉ का मेन मूलभूत सिद्धांत, प्रॉफिट मोहम्मद की बात मैंने जस्टिस सुधीर अग्रवाल के जजमेंट से बताई है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इंडिया में वक्फ एक्ट का कंसेप्ट आया है जब से मुस्लिम रूल इंडिया में डेवलप हुआ और मुगल काल में। इसके बाद सबसे पहले वक्फ एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमें मिलता है फतवाए आलमगीरी, जो औरंगजेब के जमाने में लिखी गई थी। और इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जो सुल्तान है, जो उस समय का बादशाह था, वो सारी वक्फ संपत्ति को मैनेज करता था, देखता था। और उसने इसके लिए 3-4 टायर सिस्टम बना रखा था, जिसे कहते हैं सुल्तान पहले से पूरे वक्फ को मैनेज करता था। सेंट्रल लेवल पे सदर बोलते थे इसको, प्रोविंशियल लेवल पे सदर सूबा बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सदर सरकार बोलते थे, और लोकल लेवल पे काजी उसको डील करते थे, और इंडिविजुअल वक्फ को मुतवल्ली डील करते थे। ये कॉन्सेप्ट था औरंगजेब के टाइम पे फतवाए आलमगीरी में। उसके बाद 1810 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक एक्ट लाया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके तहत सारी वक्फ संपत्ति उस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखता था, चाहे हिंदू वक्फ हो चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू ट्रस्ट हो चाहे मुस्लिम वक्फ हो। इसके बाद बंगाल रेगुलेशंस आए, बंगाल रेगुलेशंस 19 ऑफ 1810, जिसे कहते हैं बंगाल चैरिटेबल इंडोमेंट पब्लिक बिल्डिंग एंड स्ट्रीट्स रेगुलेशन 1810। इसके तहत वक्फ और हिंदू संपत्ति का पूरा ब्यौरा और मैनेजमेंट किया जाता था। इसके बाद क्योंकि ये सिर्फ बंगाल के लिए था, अवध के लिए स्पेशल एक्ट आया। जब अवध अनेक्स हो गया 1856 में, तो एनेक्सेशन ऑफ अवध के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया 1857 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी चीजें आ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय की एक्ट्स लाई वक्फ को डील करने के लिए, जिसमें उन्होंने रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट बनाया 1863, अवध लॉज एक्ट बनाया 1876, पंजाब लॉज एक्ट बनाया 4 ऑफ 1872, और लखनऊ का एक एरिया हुसैनाबाद, उसकी वक्फ संपत्ति को मैनेज करने के लिए हुसैनाबाद एंडोमेंट एक्ट 1878 बनाया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक कॉन्सेप्ट है वक्फ में, वक्फ अल औद, वक्फ अल औलाद, वक्फ अल औलाद। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी वक्फ करना चाहता है और वो अगर अपने परिवार को वक्फ करता है, समाज को नहीं, अगर वो परिवार को वक्फ करता है तो उसे कहते हैं वक्फ अल औलाद। तो वक्फ अल औलाद अगर कोई करता है तो उसको प्रीवी काउंसिल ने उस समय कहा कि गलत है, ये इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। वक्फ आप हमेशा समाज को कर सकते हैं, अपने लोगों को कर सकते हैं। अपने घर के बीच में अगर आप संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको वक्फ का नाम नहीं दे सकते हैं। और प्रीवी काउंसिल का जजमेंट आया अबुल फता मोहम्मद वर्सेस रसमैया 22-1A-76, प्रीवी काउंसिल ने होल्ड किया कि वक्फ अल औलाद गलत है। इसके अगेंस्ट मुस्लिम समाज में बहुत रोष था। वो लॉर्ड कर्जन के पास गए, उन्होंने विरोध किया कि वक्फ अल औलाद को सही घोषित किया जाए। उसके बाद वैलिडेशन एक्ट आया, वैलिडेशन एक्ट आया 1913 में, जिसमें वक्फ अल औलाद को माना गया, वैलिड माना गया। और ये वैलिडेशन एक्ट आया है 7 मार्च 1913 में। ये हिस्ट्री देना वक्फ की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं जो बात बताऊंगा तो वो उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी। इसके बाद मुसलमान वक्फ एक्ट आया 1923, 5 अगस्त 1923 को मुसलमान वक्फ एक्ट पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू हुआ। और 1948 में इसी में अमेंडमेंट हो गया और वर्ड ऐड हो गया, ऑल प्रोविंस ऑफ इंडिया, मतलब पूरे भारत में 1923 का एक्ट लागू रहेगा। और इसके बाद अलग अलग प्रोविंस, अलग अलग 4-5 राज्य थे, उन्होंने अपने अपने कानून बनाए। अल्टीमेटली वक्फ एक्ट 1954 आया, वक्फ एक्ट 1984 आया,
और उसके बाद वक्फ एक्ट 1995 आया जो इस समय इन ऑपरेशन है, और इसमें 2013 में भी कुछ अमेंडमेंट हुई। तो ये इस वक्फ एक्ट का बैकग्राउंड है। अब वक्फ एक्ट की वो कौन सी खतरनाक धाराएं हैं जो हिंदू समाज को, हम सबको बहुत ज्यादा पीड़ा देती हैं, अफेक्ट करती हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट बन गई हैं प्रॉपर्टी को कब्जा करने का, और एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है शरिया लॉ के भी खिलाफ। तो मेरी बातों को दो चीज से एनालाइज करिएगा, वक्फ एक्ट कैसे शरिया लॉ के खिलाफ है और वक्फ एक्ट कैसे इस देश के संविधान के खिलाफ है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अपनी बात को रखने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्फ एक्ट 1995 है, वक्फ एक्ट 1995, पहली बात ये बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने रिट पिटीशन के द्वारा कही है। बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जब मैं कहता हूं, इसका मतलब है कि कोई भी एंट्री, संविधान की कोई भी एंट्री, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, उसमें कहीं भी वक्फ शब्द यूज नहीं। तो हमारा आर्गुमेंट ये है कि पार्लियामेंट को वक्फ पे लॉ बनाने की पावर नहीं थी जब तक कि वो लिस्ट में ये पावर अपने आप को ना देती बाय अमेंडमेंट। ये बात हमने कही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वक्फ ट्राइब्यूनल को भी कहता हूं कि वक्फ ट्राइब्यूनल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके लिए कोई भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है पार्लियामेंट को लॉ बनाने की। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एक बहुत ही टेक्निकल आर्गुमेंट होता है, और इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि पार्लियामेंट उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, या राज्य सरकार या केंद्र और राज्य सरकार उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती हैं जो संविधान की एंट्रीज में हो, चाहे एंट्री 1 हो, चाहे एंट्री 2 हो, चाहे एंट्री 3 हो, उस पर कानून बनाया जा सकता है। और अगर उसमें एंट्रीज में वो सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आप उसमें कानून नहीं बना सकते हैं। पर जब भी ये आर्गुमेंट किया जाता है तो हमेशा केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में आके एक बात कहते हैं, रेसिड्यूरी पावर, कि अगर उसमें नहीं भी है तो हम रेसिड्यूरी पावर्स में बना सकते हैं। अगर रेसिड्यूरी पावर के आर्गुमेंट को एक मिनट के लिए हटा दें तो डायरेक्ट वक्फ पे कानून बनाने की पार्लियामेंट को या राज्य सरकारों को कोई भी पावर नहीं। ये मेरा आपके सामने सबमिशन। अब अगर इस परिप्रेक्ष्य में इस वक्फ एक्ट 1995 को देखा जाए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, तो इसमें आप देखेंगे कैसे कैसे गड़बड़ी है। मैं सबसे पहले डेफिनेशन में आता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी एक्ट को पढ़ना है तो उस एक्ट में जो चीज डिफाइन की गई है वो बहुत जरूरी है। अब सेक्शन 3R जो वक्फ एक्ट का है, सेक्शन 3R वो बहुत इंपॉर्टेंट जी। वक्फ एक्ट का सेक्शन 3R बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3R क्या कहता है, और मैं आपको अपनी बात दो शब्दों में बताऊंगा कैसे ये कानून शरिया लॉ के खिलाफ है और कैसे कानून देश के संविधान के खिलाफ है। तो वक्फ का मतलब क्या है, जो बात मैं कह रहा हूं वही बात लिखी है। वक्फ मीन्स परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन और ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी चल अचल संपत्ति का परमानेंट डेडिकेशन फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। मतलब अगर इस्लामिक लॉ में कोई भी चीज पायस, चैरिटेबल या अच्छी मानी जाती है, उसके लिए चल अचल संपत्ति का परमानेंट डेडिकेशन अगर किया जाए तो उसको वक्फ कहेंगे। ये वक्फ एक्ट की डेफिनेशन है। अब इसमें दो बातें आती हैं। अब देखिए कैसे इसका दुरुपयोग किया गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा वक्फ बाय यूजर, जो बात अभी आप कह रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में कि हरियाणा में जगह जगह 100 साल मजार बनाते गए और पता चला कि कह रहे हैं कि हम 100 साल से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाल दिया वक्फ बाय यूजर। और ये जो कॉन्सेप्ट डाला वक्फ बाय यूजर, ये खुद वक्फ एक्ट की डेफिनेशन के खिलाफ है। क्योंकि वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट क्या है, वक्फ बाय यूजर तब होता है जब कोई डेडिकेशन नहीं। अगर आज मैं कोई भी संपत्ति, मेरे पास कोई वक्फ डीड नहीं है, मेरे पास उसकी ओनरशिप की कोई डिटेल्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि उस संपत्ति पे हम लोग कब आए, तो उसको मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं वक्फ बाय यूजर। ये वक्फ बाय यूजर हो गया। और राम जन्मभूमि के जजमेंट में भी ये आर्गुमेंट रेस किया गया कि ये वक्फ बाय यूजर है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया कि नहीं, ये वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं चले। तो मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि व्हाई वक्फ बाय यूजर, जब इस्लामिक लॉ ये कहता है कि कोई भी संपत्ति जो आपकी खुद की है, आपकी एक्वायर की हुई है, और मैंने जैसे सुधीर अग्रवाल का जजमेंट बताया, दोनों जजमेंट बताया, अगर कोई उसका अध्ययन करेगा तो उसमें क्लियर है, एक नहीं नंबर ऑफ सीरीज ऑफ जजमेंट है जो ये कहता है कि अगर
कोई संपत्ति आपकी खुद की मालिकाना हक की है, उसी को आप वक्फ कर सकते हैं। अगर आप किसी संपत्ति को ऐसे यूज कर रहे हैं तो वो उससे कभी भी वक्फ नहीं हो जाएगी। और इसीलिए सबसे पहला झोल इस एक्ट में है जब आपने डेफिनेशन में वक्फ बाय यूजर वर्ड डाल दिया। वक्फ बाय यूजर को इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया। ये सबसे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अगेंस्ट शरिया लॉ का कॉन्सेप्ट। दूसरी बात, सेक्शन 3R सब क्लॉज 2 में लिखा है शमलत पक्ति, शमलत दे, जुमा मलकान और एनी अदर नेम एंटर्ड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो भी वक्फ संपत्ति होगी। मतलब शमलत दे मतलब होता है जो जमीन ग्राम पंचायत की है, गांव समाज की है, उसको भी अगर कोई वक्फ मानना चाहे तो वक्फ मान सकता है। ऐसे ही उन्होंने ये कहा कि जो लोग वक्फ कोई भी कर सकता है, मतलब अगर एक, और इसमें भी जजमेंट्स हैं और उसका भी, उसके लिए भी मेरा विरोध है कि अगर एक नॉन मुस्लिम भी है वो भी वक्फ कर सकता है। तो हमारा कहना यह है कि इसके लिए हिंदू समाज को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी, ये सब मैं मूलभूत सिद्धांत बता रहा हूँ, उसी ऑर्डर में आ रहा हूँ कि हिंदू समाज को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब ये बात आती है कि हिंदू समाज के लोग भी वक्फ कर सकते हैं। भाई जो आदमी नॉन बिलीवर है, हाउ कैन ही डू वक्फ? तो वक्फ एक्ट की जो सेक्शन 3R है वो कहता है वक्फ मींस परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन। तो जब आप कहते हैं कोई भी आदमी वक्फ कर सकता है, और उसमें जजमेंट भी है, जो मैंने 2 जजमेंट रेफर किए वो और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2010 14 SCC पेज 38 पैरा 31 और 32, जो ये कहता है वक्फ कोई भी कर सकता है इवन इफ ही इज नॉट अ मुस्लिम। तो इसके लिए भी हमारा विरोध है, एज अ हिंदू इंटेलेक्चुअल हमारा विरोध है कि आप इसको एज अ टूल नहीं बना सकते वक्फ संपत्ति करने का। आज सपोज करिए फॉर एग्जांपल कोई एक मिस्टर ए है, उनको गन पॉइंट पे कोई कहे आप अपनी संपत्ति वक्फ कर दीजिए, ही इज नॉट अ बिलीवर, ही इज नॉट अ मुस्लिम, हाउ कैन हिज प्रॉपर्टी बी डिक्लेयर टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी? तो ये सारी चीजें बहुत महीन बारीक बातें हैं जो एक्ट में आ जाती, पढ़ने से लगता नहीं है कि इसमें क्या गलती है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं वकालत के क्षेत्र में हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम देख रहे हैं कि इसका कैसे कैसे दुरुपयोग हो रहा है और उसके बाद कानून की बारीकियां समझ में आ रही। इसके बाद मैं स्ट्रेट अवे आ जाता हूँ सेक्शन 40 पे। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 जो सबसे घातक है, सबसे खतरनाक है, और जो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। और अगर इस सेक्शन को कोई पढ़े तो मुझे लगता है कि इस पे पार्लियामेंट को सोचने की जरूरत है, आज की सरकारों को सोचने की जरूरत है, हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि इनको सेक्शन 40 को विद इमीडिएट इफेक्ट रिपील करना चाहिए। भाई वक्फ एक्ट का अगर कोई कंसेप्ट देखेगा तो वक्फ एक्ट मुस्लिम्स की इंटरसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के लिए बना था, जो 1923 में मैंने बताया। आप वक्फ एक्ट को ये पावर देते हैं कि वो किसी भी ट्रस्ट की संपत्ति को, मंदिर की संपत्ति को, मठ की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, और उसकी लड़ाई हमें वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़नी पड़ेगी जहां पे एक मेंबर मुस्लिम होगा। उसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो मुझे लगता है ये इस देश में हिंदुओं को सेकेंड ग्रेड का दर्जे का सिटीजन बना रहा है, मुझे बात कहने में कोई शक नहीं। और मैं सेक्शन 40 पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, बोर्ड खुद ही डेटा कलेक्ट कर सकता है रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव। अगर बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो खुद ही डेटा इकट्ठा कर सकता है। एंड इफ क्वेश्चन अराइजेस कि वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, वेदर सुन्नी और शिया वक्फ, इट मे आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट डिसाइड द क्वेश्चन। इसके बाद सेक्शन 3 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 40 सब क्लॉज 3, वेयर द बोर्ड हैज रीजन टू बिलीव। इस वर्ड्स को सर बहुत गौर करिए, where the board has reason to believe, अगर आपको लग जाता है that any property of any trust or society, any trust or society registered in pursuance of Indian Trust Act 1882 or under the Society Registration Act or under any other act is waqf property, the board may, notwithstanding anything contained in such act, hold an inquiry in this regard to such property, and after such inquiry the board is satisfied that such property is waqf property, call upon the trust or society as the case may be to either register such property under this act or show cause why should property shall not be। मतलब आप पहले देखेंगे, अगर आपको लगता है
कि ये संपत्ति ट्रस्ट या सोसाइटी की आपकी संपत्ति है, तो आप उनको बुलाएंगे अपने सामने और कहेंगे कि भैया इसको हमारे नाम पे रजिस्टर कर दो। और अगर आप नहीं रजिस्टर करने से वो मना करेंगे तो आप खुद ही उनको शो कॉज नोटिस देंगे और उसके बाद आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं वक्फ संपत्ति। और जो भी आदमी उस ऑर्डर से एग्रीड है वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाए, उसको चुनौती दे और उसके बाद हाई कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट। तो ये मुझे लगता है वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत बड़ा टूल है जो इस देश की पार्लियामेंट ने एक धर्म विशेष को दिया हुआ है किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए। और इसी समय मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूँ, और ये डेटा मेरा नहीं है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना एक जजमेंट है, जजमेंट का नाम है एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश सजदा नसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिपोर्ट हुआ है 2009 SCC ऑनलाइन पेज 686 में, और इसमें उन्होंने लिखा है, तो 2009 का जजमेंट है, आज तो आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं। The approximate number of registered waqf properties in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country. And this makes the waqf the third largest landholder after railway and defense. मतलब हाई कोर्ट कह रहा है कि रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर पे वक्फ प्रॉपर्टी है, और इस समय इनके पास 3 लाख हैं और 4 लाख एकड़ ऑफ लैंड है पूरे देश में। ये 2009 के आंकड़े। इट इज, और इसके बाद एक स्पेशल सिस्टम है, आजकल सारी चीजें वक्फ की ऑनलाइन है, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 6,59,027 प्रॉपर्टीज ये वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, उसमें दर्ज है, और ये बढ़ती चली जा रही, नंबर बढ़ता चला जा रहा है। और इसको पूरी शेयर और लीगल एंटिटी मिली हुई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो इनको देखते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे लोन दिया जा सके, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा सके, इनकी कैसे कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ाई जा सके और इनके लिए कैसे स्पेशल स्कीम्स लाई जा सके। इसके साथ ही साथ अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले और वक्फ एक्ट की और धाराओं को बताने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इसी मुहाने पे, कि केंद्र सरकार ने 2019 में बजट पास की, और 2019 के बजट में ये बजट पास किया 2019-20 में, और ये बजट की डिमांड नंबर है 68, सेंट्रल बजट है 2019-20 का, और इस बजट का हेडिंग है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की स्कीम एंड शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना। इसके तहत पैरा 5 में इस बजट के लिखा है कि वेकेंट अर्बन वक्फ लैंड को इंक्रोचमेंट से बचाने के लिए और उनको कमर्शियल लाइन पे डेवलप करने के लिए हम वक्फ को डेवलप करेंगे। और इसमें यह भी लिखा है कि हम वक्फ संपत्ति को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। ये स्कीम, ये बजटरी प्रोविजन मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एक्सटेंडेड इंटरेस्ट फ्री लोन्स। मतलब आप वेरियस जो केंद्र सरकार है उनका कहाँ ये दायित्व है कि आप वक्फ संपत्ति को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे कि उनकी कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ सके और वो और फले फूले। तो ये सेंट्रल स्कीम है, बजटरी प्रोविजन है, इसको मैंने चैलेंज किया है। टैक्स पेयर के मनी से आप कैसे किसी धर्म विशेष के, कैसे किसी समाज और वर्ग विशेष के लोगों को स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे? क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी मंदिर मठ ट्रस्ट की संपत्ति को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने या किसी भी सरकारों ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है? लेकिन जवाब मिलेगा नहीं दिया। तो मुस्लिम समाज के लोगों को वक्फ संपत्ति के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों दिया जा रहा? क्या ये संविधान के आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं? और इसी आधार पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। जो बात बोल रहा हूँ आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये रिट पिटीशन नंबर है मेरी 1568 ऑफ 2019, और इसका टाइटल है नीरज शंकर सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, और इसमें अटॉर्नी जनरल साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न है और इसको 5 जजेस को भी भेजा जाना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 40 के बाद मैं कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस वक्फ एक्ट के आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके बाद है सेक्शन 52 और 54। सेक्शन 52 और 54 अगर कोई पढ़ेगा तो उनको ये लगेगा कि वक्फ बोर्ड इज अ सुपर बॉडी। वक्फ बोर्ड हम सबकी सुपर बॉडी है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ?
सेक्शन 52 वक्फ बोर्ड को पावर देता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। और उसमें क्या प्रोविजन है, if board is satisfied after making any inquiry in such manner as may be prescribed that any immovable property of a waqf entered as such in registered of waqf maintained under section 36 has been transferred without the previous sanction of the board, it may send a requisition to the collector within whose jurisdiction the property is situated to obtain and deliver possession of the property। मतलब अगर कोई वक्फ की संपत्ति गलत तरीके से ट्रांसफर कर देता है तो वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि जहां पे वो प्रॉपर्टी, आप उसके कलेक्टर को कहिए कि आप इस प्रॉपर्टी को इसमें जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी लोग इसमें घुस रहे हैं उनको हटाया जाए और इसका हमें पोजीशन दिया जाए। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या ये राइट हिंदुओं को है? आज अगर कोई मेरी ट्रस्ट की, मंदिर की संपत्ति को कब्जा कर लेता है तो मुझे सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा और एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसी कोई व्यवस्था हिंदू समाज के लोगों के लिए तो नहीं है। मुझे आपने ऐसी अगर व्यवस्था वक्फ बोर्ड को दी है तो क्या इस देश में हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन है, दूसरा शहरी है कि आपने हमें ये व्यवस्था नहीं दी है? और कलेक्टर क्या वक्फ बोर्ड के अधीन आता है? उनका वो सबऑर्डिनेट है कि वक्फ बोर्ड कलेक्टर को डायरेक्ट करेगा कि आप इस प्रॉपर्टी का पोजीशन हमें लाके डिलीवर करिए। तो ये कौन सा कानून, ये कैसा कानून है? और इसके बाद सेक्शन 54 कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट कर लेता है तो वक्फ बोर्ड को पावर दी हुई है कि आप एप्लीकेशन दें और उस इंक्रोचमेंट को हटाएं और डीएम, एसएसपी, कलेक्टर जो है उसको फॉलो करें। तो सवाल ये बनता है, इसीलिए मैंने आपके सामने 2 सेक्शंस रखे कि ये वक्फ बोर्ड को अनचेक्ड, अनकंट्रोल्ड, अनब्रिडल्ड पावर देता है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है, क्योंकि ये सिटीजन्स को 2 हिस्से में बांट है। एक वो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और एक हम, जिनके लिए सिर्फ कॉमन लॉ एप्लीकेबल है, स्पेशल एक्ट्स एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद सेक्शन 83 और 85 ऑफ वक्फ एक्ट, इसमें वक्फ ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। वक्फ ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा और वक्फ ट्राइब्यूनल को पावर्स दी हुई हैं कि जो भी वक्फ बोर्ड के डिसीजंस होंगे उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया जाएगा और वक्फ ट्राइब्यूनल उसमें निर्धारित करेगा, और उसमें एक मेंबर मुस्लिम होना जरूरी है। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि क्या इस देश में ऐसा कोई भी लॉ है, और कोई भी मुझे लीगल ल्यूमिनरी इस देश का बताए, क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि इसमें एक हिंदू होना जरूरी? आपको ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं मिलेगा, कोई पार्लियामेंट्री एक्ट, कोई स्टेट एक्ट, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं मिले जो ये कहेगा कि इसमें एक हिंदू मेंबर होना जरूरी। तो ये, और स्पेशली ट्राइब्यूनल के लिए बात कर रहे हैं, आप अपना ट्रस्ट बनाए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई एडजुडिकेटरी बॉडी बना रहे हैं जहाँ पे समाज का हर एक आदमी जाके अपनी बात कहेगा, तो उसमें धर्म के आधार पे एक मेंबर को बनाना मुझे लगता है टोटली असंवैधानिक है, और हम लोगों को डी ग्रेड, डिमीन और सेकंड ग्रेड सिटीजन की श्रेणी में लाया जा रहा है। क्योंकि सेक्शन हो क्या रहा है, स्कीम क्या है, सेक्शन 40 के तहत आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे और उसकी लड़ाई हम वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ेंगे, उसकी व्यवस्था है। अगर आप हाईकोर्ट में जाएंगे तो हाईकोर्ट कहेगी वक्फ ट्राइब्यूनल जाएगी, वक्फ ट्राइब्यूनल में उसकी व्यवस्था है। और सेक्शन 40 का जब ऑर्डर हम वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करेंगे तो वहां एक मेंबर मुस्लिम हो। तो ये किस तरह का कानून है, ये मेरा एक मूलभूत प्रश्न है। और इसीलिए आज हम एक और समस्या से जूझ रहे हैं। जब मैंने मथुरा का केस मथुरा की सिविल अदालत में डाला और काशी का केस बनारस की सिविल अदालत में डाला, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक सर्कुलर जारी कर रखा कि जहाँ पे मामला वक्फ से संबंधित हो वो सिविल कोर्ट ना देखे, वो सीधे वक्फ ट्राइब्यूनल जाए। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और बहुत बड़ी लंबी लीगल लड़ाई का विषय बन गई है। हमें कोर्ट को समझाने में बहुत टाइम लग जाता है कि जहाँ पे एक आदमी हिंदू है और दूसरा आदमी मुसलमान है, वहां पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं हो। वक्फ एक्ट का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो वक्फ के इंटरसी मैनेजमेंट के लिए था। वक्फ एक्ट का ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे पे भी वक्फ एक्ट अप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए, जो बात मैं कह रहा हूँ इस परिप्रेक्ष्य में इमेजिन करिए कि मथुरा का केस श्री कृष्ण जन्मभूमि का वक्फ ट्राइब्यूनल में चलेगा। काशी विश्वनाथ, अगर ये आर्गुमेंट मान लिया जाए, जब हम ये केस फाइल करते हैं तो
4 साल 5 साल इसमें ही लग जाते हैं समझाने में कि ये मैटर वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, ये मैटर सिविल कोर्ट एडजुडिकेट कर सकती है। और माननीय जस्टिस आशुतोष तिवारी ने जब ये प्रश्न उठा था काशी के केस में, तो उन्होंने ये होल्ड किया कि वक्फ ट्राइब्यूनल जहाँ पे एक पार्टी मुस्लिम है दूसरी पार्टी हिंदू है, वहां पे मैटर वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, वो सिविल कोर्ट ही एडजुडिकेट करे। क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो सारी बात वक्फ ट्राइब्यूनल ले जाएं और उसके बाद उनके हिसाब से निर्णय आए। और हमारा ये रहता है कि हम इस देश की निष्पक्ष न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। जो स्टेट जुडिशरी के लोग हैं, जो हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, जो एक एग्जाम पास करके आते हैं, जो किसी धर्म के आधार पर चयनित नहीं होते हैं, उनके सामने मामला जाए और वो निष्पक्ष आधार से उस मामले का फैसला दे सके। हम इस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और उनका विश्वास है कि ये मामले सारे जो हैं वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए और उनके स्पेशल लोग इसको एडजुडिकेट करें, निर्धारित करें। इसके बाद वक्फ एक्ट का सेक्शन 83 और 85 मैंने आपके सामने रखा, जो वक्फ ट्राइब्यूनल्स का गठन करता है और ये कहता है कि जहाँ पे वक्फ बोर्ड का मामला होगा वहाँ पे सिविल कोर्ट को पावर नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आपने ऐसा कोई कानून ट्रस्ट लिए तो बनाया नहीं कि अगर आज ट्रस्ट के बीच में और वक्फ के बीच में इंटरस्टेट डिस्प्यूट है तो आप एक स्पेशल हिंदू इंडोमेंट्स ट्रस्ट ट्राइब्यूनल बना दीजिए कि वहाँ पे एक मेंबर हिंदू होगा और उनकी संपत्ति वहाँ जाएगी, एडजुडिकेट होगी। मतलब केस लड़ने में भी डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार। ये मेरा आपके सामने बेसिक सबमिशन है। इसके बाद अगर आप वक्फ एक्ट की किसी प्रॉपर्टी को चुनौती देते हैं, वक्फ एक्ट की किसी प्रॉपर्टी को चुनौती देते हैं, हाँ, वक्फ एक्ट की किसी प्रॉपर्टी को अगर आप चुनौती देते हैं तो आपको सबसे पहले, बिकॉज दे आर सुपर बॉसेस, आपको सबसे पहले सेक्शन 89 में उनको नोटिस देनी पड़ेगी। दे एक्ट एज ए गवर्नमेंट। अगर आज कोई एक हिंदू मंदिर मठ के खिलाफ केस करेगा तो डायरेक्टली केस फाइल कर सकता है, पर वक्फ बोर्ड को सेक्शन 89 में पावर दी है कि आप उनको पहले स्पेशल नोटिस देंगे, 2 महीने वेट करेंगे और उसके बाद ही आप सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। इसके बाद वक्फ एक्ट का सेक्शन 108 सेक्शन 107 जो ये कहता है कि लिमिटेशन, और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है और ये वही पॉइंट है जो आप सर इनिशियली कह रहे थे कि किसी भी संपत्ति को आप घोषित कर देते हैं वक्फ संपत्ति और कहते हैं 100 साल से वहां चले आ रहे थे। तो सेक्शन 107 ये कहता है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। मतलब आपको जब सपना आ जाए, जब आपको समझ में आ जाए कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो आप आ सकते हैं, आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और आपके ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट वो एक्ट है जो हर आदमी को एक समय सीमा के अंदर बांधता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है और लिमिटेशन एक्ट में सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल उसकी समय सीमा है कि मेरी प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने कब्जा किया तो मुझे 3 साल के अंदर कोर्ट में जाना। ये लिमिटेशन एक्ट हर केस के लिए एक समय सीमा बांधता है। तो ये समय सीमा उन पे अप्लाई नहीं होती, मेरे पे अप्लाई होती। अगर मैं 3 साल के अंदर नहीं गया तो मेरा राइट खत्म, पर उनके लिए है कि आप कभी भी आएगी, आपको फुल लिबर्टी है और इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो उसको एडजुडिकेट करने के बैठी है। तो आपने एक तरफ मेरा मुंह खोलने से पहले ही एक समय सीमा के अंदर बांध दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया, और दूसरी तरफ सेक्शन 89 में आपने उनको पावर दे रखी है कि आप किसी भी संपत्ति को सेक्शन 107 में आप उनके ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ऐसी आपने उनको पावर दे रखी है। अब एक सेक्शन में रेफर करना भूल गया था जो बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही रेलेवेंट है, वो है वक्फ एक्ट का सेक्शन 56। अब ये देखिए किस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्ति फल फूल रही है और कैसे वक्फ बोर्ड के जरिए इतना पैसा वसूला जा रहा है और कैसे ये सारी चीजें शरिया लॉ के भी खिलाफ हैं। और मैं तो इसमें रिक्वेस्ट करूंगा जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं वो इस पर डिबेट करें, इस पर अध्ययन करें और बताएं कि जो बात मैं कह रहा हूं इन तर्कों से गलत है। सेक्शन 56 वक्फ एक्ट का क्या कहता है? A lease for any period exceeding 30 years of any immovable property which is waqf property shall, notwithstanding anything contained in the deed or instrument of waqf or in any other law for the time in force, be void and of no effect, provided that a lease for any period up to 30 साल, मतलब 30 साल की लीज कर सकता है वक्फ बोर्ड, may be made for commercial activities,
सर इसको प्लीज गौर करिए, मतलब वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति की लीज कर सकता है 30 साल के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ पर्पस के लिए, विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और उसके लिए आप लीज रेंट ले सकते हैं। अब सवाल ये बनता है, मैंने आपको अभी बताया कि वक्फ की संपत्ति एलिनिएट नहीं हो सकती, ना लीज पे जा सकती है, ना गिफ्ट हो सकती है, और सिर्फ अल्लाह के लिए जो चैरिटेबल पर्पसेज हैं उसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप मस्जिद बना सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, उसमें आप अपनी बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अपनी कम्युनल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। पर वक्फ की प्रॉपर्टी पे कमर्शियल एक्टिविटी हो, मतलब आप पहले वक्फ में प्रॉपर्टी लेंगे और उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, उसका 30 साल तक आप लीज रेंट लेंगे। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी समय इसी मुकाम पे कि एक रूल्स बने हैं वक्फ, इस रूल्स का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स 2014, और इसको 2020 में अमेंड भी किया गया है। इस वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स में इसके सेक्शन 8 में क्या लिखा है कि अगर कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टी लीज पे लेगा तो जो लीज का सिक्योरिटी मनी है उसको वक्फ बोर्ड उससे इंटरेस्ट ले सकती है। मतलब अगर आज मैं कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड से लीज पे लेता हूं तो मैं सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करूंगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख, जो भी वो निर्धारित करे, और उस पर वो इंटरेस्ट लेते रहेंगे। और जब मैं वो प्रॉपर्टी छोड़ूंगा तो मुझे मेरा सिक्योरिटी अमाउंट एज इट इज दे देंगे बिना इंटरेस्ट, और आप इंटरेस्ट लेते रहेंगे। और इसी समय सर किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछिए कि क्या कोई भी, और सर आप तो इस्लाम के खुद भी जानकार हैं, कि क्या इस्लाम में कोई आदमी इंटरेस्ट ले सकता है? जो इस्लामिक स्कॉलर होंगे उनके लिए हराम, आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। और आपने यहाँ वक्फ लीज रूल्स 2014 में प्रोविजन बनाया हुआ कि जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट होगा सेक्शन 8 के तहत आप उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, शरिया लॉ के एकदम ऑपोजिट। और सेक्शन 20 में लिखा है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वहां जुआ, गैम्बलिंग, शराब, ये सारी चीजें नहीं है। मतलब एक तरफ आप शरिया लॉ फॉलो कर रहे हैं और जहां पे पैसा जनरेट करना है वहां पे आप शरिया लॉ को भूलिए। इसके बाद वक्फ एक्ट का एक ऐसा पहलू जो मैं आपसे पहले आपके वहां पे समय की बाध्यता के कारण आपके सामने डिस्कस करना भूल गया था, वो है वक्फ एक्ट का सेक्शन 108। वक्फ एक्ट का सेक्शन 108 है इवैक्यू प्रॉपर्टी के लिए। मतलब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 आया था, और ये था कि जो लोग भी यहाँ से चले गए हैं वो सारी संपत्ति कस्टोडियन होगी उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट कर जाए। इसके बाद अब आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि धर्म के नाम पे इस देश का बंटवारा हुआ। जो लोग यहाँ पे थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपना मुल्क चुना समझा, वो यहाँ से पाकिस्तान चले गए, और उनकी जो संपत्ति यहाँ छूट गई उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी मालिकाना कस्टोडियन हो गई, उन पे वेस्ट कर गई बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 and 11 ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950। अब क्या किया कांग्रेस सरकारों ने, सेक्शन 66H लाया 1984 में, सेक्शन 66H, और ये अमेंडमेंट किया वक्फ एक्ट 1954 में। इसलिए मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था कि मैं सारे एक्ट एक सिरे से बता दूं कि लोगों को रेफर करने में आसानी रहे कि कहाँ पे क्या बदमाशी की गई। तो वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट किया 1984 में, और उसमें सेक्शन 66H इंसर्ट किया, और वो सेक्शन 66H और जो सेक्शन 108 है वो हूबहू सेम है, क्योंकि वो एक्ट रिपील हो गया, अल्टीमेटली वक्फ एक्ट 1995 आ गया। और उस एक्ट में क्या है कि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी में वक्फ संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की होगी। इस चीज को समझे सर, इस चीज को थोड़ा गौर फरमाएं कि जब संपत्ति केंद्र सरकार की थी, उन लोग जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो लोग यहाँ कहते हैं यहाँ से छोड़ के चले गए, उनकी संपत्ति यहाँ के लोगों की हो गई, केंद्र सरकार की हो गई, तो उसको आपने वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 66H। और इस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। जो आपके माध्यम से मेरे भाई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से
हो वो, और इस समय इवैक्यू प्रॉपर्टी पे होंगे, वो इस बात को मेरी वेरीफाई करके आपको बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, समाज से जुड़ा हुआ, समाज के विभिन्न लोग इस चीज को रोज कांटेक्ट कर रहे हैं कि इवैक्यू प्रॉपर्टी में आपने वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया, उनका क्या रोल है भाई? जो प्रॉपर्टी केंद्र सरकार की हो गई, उसको केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को कैसे दे दिया? सेक्शन 66H ला के, और अब सेक्शन 108, और हुआ क्या? ये तो लीगल एस्पेक्ट था, सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि जो संपत्ति वक्फ की थी वो वक्फ को दे दी। हुआ ये प्रैक्टिकली कि जो संपत्ति मुस्लिम के नाम पे दर्ज थी बंटवारे के टाइम पे, वो सारी संपत्ति वक्फ को दे दी, बिना एग्जामिन किए हुए कि ये संपत्ति वक्फ है कि नहीं। जो संपत्ति एक मुस्लिम इसमें देखिए कि पूरा लाहौर, कराची, तमाम जहां हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी अरबों खरबों की, वो मुसलमानों ने वहां ले ली और उन्हें मारा भी और लाशें यहाँ भेज दी। और यहाँ की मक्कार सरकारों ने और यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के मुसलमान जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया था 1946 में, उसे पाकिस्तान बनाने के लिए, इन मक्कारों को उनकी प्रॉपर्टी भी दे दी। तो हम वहां से भी हमारे भाई मारे गए, भाई वहां से मारे गए, जो बच्चे थे उनको यहाँ देनी चाहिए थी। तो क्या मैं कहता हूं कि जितनी बात आप बता रहे हैं तो बड़ी भयावह, बड़ी डरावनी तस्वीर पेश करता है। और इसमें तो जो सक्सेसिव सरकारें हैं और जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो इस पार्टी के हो उस पार्टी के हो, इस समस्या की तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो हम तो पेमद लगा रहे हैं एक तरीके से कि आज यहाँ पेमद लगा दो, आज वहां पेमद लगा दो। और ये जो 2006 में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, ये आज भी पूरे तरीके से वही काम कर रही है। तो एक तरीके से सरकार, state is working against the interest of the Indian nation. Correct. You are absolutely right, sir. ये देश ही नहीं, ये राष्ट्र ही नहीं बचेगा, जमीन ही चली जाएगी। और जमीन का कब्जा होता है तो आज ये पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है, जो 2-2 गज पे 5-5 गज पे लोगों की लड़ाई हो रही है, वो तो लड़ाई बहुत छोटी है। यहाँ तो देश की जमीन कब्जा करने पे बात हो रही है और उसको आपने सैंक्शन दे रखी है एक्ट के तहत, सेक्शन के तहत। अब आपने 108, 52, 54, 83, 85, 89 इतने गिनाए हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। तो हम कहां लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? भाई, भारत माता का नारा लगा देने से भारत नहीं बचने वाला है। भारत की संपत्ति, भारत की जमीन पे जिसका कब्जा होगा वही मालिक होगा। तो 1947 में वहां कब्जा करके भगा दिया और यहाँ की जमीन पे यहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आप लड़ते रहिए कानून से, फिर 20 साल बाद ये होगा भाई अब तो वो बस गए, अब आप क्या करेंगे? तो मेरा कहना है कि ये तो एक तरीके से ऑपरेशन क्लीन अप अगर आप नहीं करेंगे तो ये कोई समय, बहुत समय तक है नहीं। और फिर पूरी की पूरी सोसाइटी, वो टेलीविजन पे आके मक्कार हो, वो मस्जिद पे पढ़ाने वाला कारी या मौलवी हो, या वो इंटेलेक्चुअल हो, या सारंगी बजाने वाला हो, या गाना लिखने वाला हो, या नाचने वाला हो, ये तमाम सारे के सारे एक ही एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो आपके पास बचा क्या? आप कानून की बात करते हैं, आप पुलिस की बात करते हैं, तो कानून आपको एक नया कानून बता देगा। तो जो जजेस बैठे हुए हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा, वो लगता है भारत के जज नहीं है, वो कहीं और के जज हैं, वो टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। और एक समाज है वो टेक्निकलिटीज में जाते नहीं है। उसने कहा कि कब्जा कर लो, बाद में देखी जाएगी। फिर मुसलमान के नाम पे कोई मस्जिद में हाथ लगाएगा तो यहां से लेके पूरी दुनिया में फैला देंगे, साहब देखिए मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो ये ब्लैकमेलिंग जो है संसद में भी हो रही है, जुडिशरी में भी हो रही है, पुलिस में भी हो रही है, जमीन पे भी हो रही है। तो कितना लड़ा जाएगा विष्णु शंकर जी? हजारों विष्णु शंकर पैदा होने पड़ेंगे, हजारों लाखों रुपया चाहिए होगा, तब आप लड़ेंगे। तब तक पता नहीं ये देश रहेगा भी क्या हाथ में, नहीं रहेगा। जनसंख्या का विस्फोट भी इसी अंदाज में किया जा रहा है, संस्थानों पे कब्जा इस बात में किया जा रहा है। भारत का एक स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान से भाग के आया था, वो ये कहता है कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो ये हो क्या रहा है? ये देश चल रहा है और हमें बताया जा रहा है कि आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर हैं, ये भाई हैं। कश्मीर हो गया, मालदा हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, अलीगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया। हमारी बात समझ में नहीं आ रही, सरकारों की बात समझ में नहीं आ रही। सरकारें तो दलाली पे उतर आई है कि भाई उन्हें मुसलमानों की दलाली करनी है, वोट लेना है और 5 साल पूरे करने हैं। तो सरकार आती जाती रहेगी भाई, देश रहेगा नहीं रहेगा? मुझे और आपको रहना है ना। सरकार तो चली जाएगी, सरकार में बहुत लोग आए चले गए, उनको क्या फर्क पड़ा, वो अपनी सुख सुविधाएं ली और मर के चले गए। लेकिन ये लड़ाई लड़ी कैसे जाए विष्णु भाई? ये तो आपने तो एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कि वो पिटारा खोल दिया है, जो अंग्रेजी में है पंडोरा बॉक्स है ये तो। अब एक ही पर्टिकुलर एक्ट है और उसके ऊपर इतनी सारी मामलात हैं। आप 1991 वाला वो भी लड़ रहे हैं, उसमें भी सारी प्रॉपर्टी जो है मस्जिदों के नाम, मंदिरों के नाम पे जो तोड़े गए वहां भी कब्जा। तो आपका जब कब्जा ही नहीं है, हमारे यूपी में एक बात कही जाती है, कब्जा सच्चा झगड़ा झूठा। आप लड़ते रहिए,
जज चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं, कौन लड़ेगा भाई? आप 150 साल तक लड़ते रहे, तब आपको ये बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, तब आपको वो मस्जिद मिली। तो ये कब तक रहे? तब तक लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, जान माल का खतरा हो जाएगा, जमीन पे आप रहेंगे नहीं। और वो जिहादी जिस तरीके से दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचाए हुए हैं, तो कौन पूछने वाला है? तो ये तो बड़ी बड़ी ग्रिम सी, बड़ी डरावनी सी तस्वीर लगती है कि एक तो लड़ाई होती है समाज में, और एक सरकार बैठ करके संविधान के तहत उनको रास्ते दे, कानून के तहत उन्हें रास्ते दे, संसद में रास्ते दे, और माइनॉरिटी कमीशन बना करके दे। और कमाल की बात यह है कि इस माइनॉरिटी कमीशन के अंदर जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, पारसी, इनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना कि भाई इनको कुछ दिया जा रहा हो, इनसे कोई मतलब। सारा का सारा माइनॉरिटी कमीशन का जो लवादा है, उस माइनॉरिटी कमीशन में इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को, जो 25 से 30 करोड़ है, उसको सर्व करने के लिए दिया जा रहा है। और वो कोई कानून नहीं मानने को तैयार है, कोई वो आप पॉपुलेशन का नहीं मानने को तैयार है। तो ये विष्णु भाई, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कहता हूं ये तो एक कानूनी लड़ाई है, लेकिन समाज इसके लिए क्या करे, कैसे अवेयर हो? ये तो घर, यानी जब तक आप फैसले आएंगे तब तक वो पता नहीं कितने आगे निकल जाएंगे। तो वो कोई रुक थोड़ी रहे। आज भी तो देखिए नाजायज चीजों पर कब्जा हो रहा है। दिल्ली के अंदर संजय पार्क है, वहां घुस करके जाकर के एक मस्जिद बना दी, फिर किसी ने पता किया फिर तोड़। तो ये तो आप बिल्कुल चोर सिपाही का खेल कब तक खेलेंगे भाई? कहां हिंदू जाके देखेगा इन्होंने कौन से पहाड़ पे कब्जा कर लिया है? पूरा उत्तराखंड जो है दूसरा कश्मीर बनता चला गया है। तो अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी और आपकी नहीं, तो देश की लड़ाई है भाई। हर आदमी को लड़ना पड़ेगा। वो सोच रहा है, कहते हैं कि मेरा ग्रेटर कैलाश में मकान है, मेरा डिफेंस कॉलोनी में मकान है, मेरा महारानी लक्ष्मी में मकान है, और यहाँ कुछ नहीं होगा। तो वो तो चारों तरफ से जिस तरीके से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप देखें कि लक्षद्वीप में क्या नंगा नाच खेला जा रहा है, क्योंकि वहां 98% हो गए। वहां भी एक तरीके की पूरी कहानी हो रही है। आप बंगाल के अंदर देखें, जो बॉर्डर स्टेट है, वो सारे के सारे आपके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, और उसमें हिंदुओं का रोल है। वो हिंदू किसी पार्टी के नाम पे हो, किसी और नाम पे हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन भारत राष्ट्र की को बचाएगा कौन? सवाल सबसे बड़ा ये है। आप तो कानून से लड़ाई लड़ेंगे, कानून अगर दे भी देगा जजमेंट, तो उसको नाफिज कौन करेगा? दिल्ली में ये जो गुंडा है, जो बाहर से आया है, बुखारा से आया है, इमाम बुखारी, इसके फादर को भी मैं जानता था। इसके ऊपर 64-65 के आसपास मैंने सुना है FIR है। शीला दीक्षित की सरकार थी, आपकी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस गुंडे को गिरफ्तार करो। आपकी दिल्ली पुलिस ने जो शीला दीक्षित के अंडर में थी, उन्होंने कह दिया कि भाई हम इसे गिरफ्तार करेंगे तो दंगा हो जाएगा। तब से लेके अब तक शीला दीक्षित भी चली गई, उसके बाद सरकारें भी बदल गई, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो एक गुंडा तो आपसे गिरफ्तार नहीं हुआ, जो लीगल तौर पर होना चाहिए। तो आप इतनी सारी बड़ी चीजों को अगर कानूनी पास भी कर दें, तो जमीन पे